इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी की नजर लग गई है या इसमें जंग लग गया है? अहमदाबाद का विमान हादसा डबल ट्रेजेडी ना होता अगर वहां एयरपोर्ट के साथ एक बफर जोन होता। 2022 में धोलेरा को अहमदाबाद एयरपोर्ट का सोल्यूशन बताया गया, पर ना तो धोलेरा स्मार्ट सिटी बन पाया, ना ही वहां एयरपोर्ट नाम की कोई चीज प्रकट हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा अच्छा ना हो, पर डिजास्टर फोटोग्राफी हमारी काफी अच्छी है। ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी। एयर इंडिया का प्लेन क्यों और कैसे गिरा इसकी जानकारी अभी ब्लैक बॉक्स में ही है, बाहर नहीं आई है। उम्मीद है कि एग्जैक्ट कारण का जल्द ही पता लग जाएगा, पर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदर से खा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी किस ब्लैक बॉक्स में मिलेगी? 12 जून को एयर इंडिया का 242 यात्रियों को लंदन ले जा रहा विमान उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर क्रैश हो जाता है, वो भी एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। इस डबल ट्रेजेडी से हम उभरे भी नहीं हैं कि कई और दर्दनाक घटनाएं एक के बाद एक घटती गई। उससे 3 दिन पहले मुंबई में लोकल ट्रेन से गिरकर 4 लोगों की मौत हो जाती है और कई घायल। 13 जून को हजरत निजामुद्दीन से गाजियाबाद जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन डिरेल हो जाती है। 15 जून को केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत। 15 जून को ही पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल गिर जाता है, 2 की मौत, लगभग 30 घायल। इन सब के अलावा गड्ढे में स्कूटर से गिरकर मर जाना, नाले में बहकर मर जाना, बिजली के तार ऊपर गिरने से मर जाना जैसी कितनी ही घटनाएं आए दिन अखबारों में छप रही हैं। आदमी की जिंदगी की ना कोई कीमत है, ना कोई भरोसा। किसी रियलिटी शो की तरह कभी भी आपका एलिमिनेशन हो सकता है। देश का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था, वो उनकी जान ले रहा है। क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी की नजर लग गई है या इसमें जंग लग गया है? क्यों लाखों करोड़ों रुपया इस पर बहाया जा रहा है, वो असल में बह जा रहा है? अभी जितनी भी घटनाओं की हमने बात की, सबकी पड़ताल करें तो एक बात कॉमन है, और वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। चाहे एयर इंडिया का मसला हो या हेलीकॉप्टर क्रैश या ब्रिज कोलैप्स, हर घटना में सामने आ रहा है कि एक्सपर्ट्स की राय कुछ खास मायने नहीं रखती। लोगों की सुरक्षा भी मेन प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है बस मुनाफा कमाना। आज क्रैकनॉमिक्स में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे करप्शन का कीड़ा अंदर से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खाए जा रहा है। पर सबसे पहले एविएशन सेक्टर की बात। 12 जून के विमान हादसे के बाद एक एयर इंडिया की फ्लाइट्स डाइवर्ट और कैंसिल हुई। 12 जून से 17 के बीच 66 एयर इंडिया फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इसी मार्च में पार्लियामेंट पैनल की एक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया कि कैसे एविएशन सेक्टर में ना सिर्फ फंडिंग में गड़बड़ है, बल्कि काफी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं और सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स को अनदेखा किया जा रहा है। इसके मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, इनके कुल पोस्ट है 1633, पर सिर्फ 754 पदों पर ही लोग काम कर रहे हैं, मतलब 53% स्टाफ की कमी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो एविएशन सुरक्षा का काम संभालता है, यहाँ 558 पोजीशंस हैं, जिनमें से सिर्फ 390 भरी हैं, मतलब 35% पोस्ट खाली हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एयरपोर्ट के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर ट्रैफिक सर्विसेज को देखता है, इसमें भी 3265 लोगों की कमी है। सोचिए, जब जरूरी पदों पर लोग ही नहीं हैं, तो सारे काम कितने मुश्किल हो जाते होंगे। क्या सेफ्टी चेक्स ठीक से पूरे हो पाते होंगे? क्या लोग प्रेशर में काम नहीं करते होंगे? एक तरफ एयरपोर्ट्स की संख्या 2014 में 74 से 2022 में 147 हो गई। क्या उस हिसाब से रिक्रूटमेंट्स नहीं बढ़ने चाहिए थे? ये कैसा विकसित मॉडल है जिसमें एक आदमी से 3 या 4 लोगों का काम लिया जा रहा है? मुंबई के एयरपोर्ट का एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ लगभग 1000 फ्लाइट्स डेली ऑपरेट करती हैं। इनको मैनेज करने के लिए 455 एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स की जरूरत होती है, पर पिछले साल तक मुंबई एयरपोर्ट पर 300 एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स थे। अब तो मुंबई एयरपोर्ट अडानी जी के हाथ में आ गया है, अब तो रिक्रूटमेंट कर दीजिए। ओ, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन होने से चीजें बेटर नहीं होती ना। सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने पायलट फटीग पर एक सर्वे किया। जुलाई 2024 में 530 पायलट के साथ किया गया ये सर्वे बताता है कि 70% पायलट एक्सटेंडेड ड्यूटी के घंटों के चलते थकान महसूस
महसूस करते हैं। 24 में से 13 घंटे तक की ड्यूटी इंडियन एयरलाइंस के पायलट्स को अलाउड है, जिसमें से 10 घंटे की ड्यूटी तो नॉर्मल है। सोचिए 8 घंटे वाली जॉब पायलट्स के पास भी नहीं है। ऊपर से ये ऐसा हाई रिस्क जॉब है, क्या इसमें आप अपने पायलट्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, देश की सबसे बड़ी फ्लाइंग अथॉरिटी, भी करप्शन से मुक्त नहीं है। 2023 में अनिल गिल, जो डीजीसीए के फ्लाइंग और ट्रेनिंग डिवीजन के डायरेक्टर थे, उन्हें प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे सस्पेंड किया गया। उन पर फ्लाइंग स्कूल से 3 एयरक्राफ्ट रिश्वत में लेने का आरोप लगा था। फिर यही एयरक्राफ्ट वो दूसरे स्कूल को 90 लाख के मंथली लीज पे दे रहे थे। 90 लाख की मंथली लीज पर, जो एयरक्राफ्ट के एक्चुअल प्राइस से भी ज्यादा था। फ्लाइंग स्कूल्स में एयरक्राफ्ट क्रैश होने की घटनाओं की जांच में ये पूरा मामला खुला। इससे पहले भी डीजीसीए पर करप्शन के चार्जेस लगते आए हैं। पायलट्स के साथ भेदभाव करना, अपने जानकार लोगों को आसानी से फ्लाइंग लाइसेंस दे देना, पायलट्स का अपने फ्लाइंग रिकॉर्ड्स को बढ़ाकर दिखाना, फ्लाइट एग्जाम्स में चीट करना और ऑफिसर्स को रिश्वत देने के केसेस भी सामने आए हैं। एविएशन में वार्निंग सिग्नल्स पहले से ही मिल गए थे, इतना कि जनवरी 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया की सेफ्टी रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। इसकी वजह से इंडियन एयरलाइंस को रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़े और वो अपनी फ्लाइट्स को यूएस में एक्सपैंड नहीं कर पाए। 2015 में जब डीजीसीए ने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए, तभी ये मैटर रिजॉल्व हुआ और इंडिया की सेफ्टी रैंकिंग को वापस ऊपर लाया गया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर का ऑडिट किया और कई सेफ्टी लैप्सेस पाए। उन्होंने ये भी एलिज किया कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स और एविएशन ऑफिशियल्स की सांठगांठ है, जो आगे चलकर एयर सेफ्टी के लिए खतरा हो सकती है। जुलाई 2012 से मार्च 2024 के बीच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 99 एक्सीडेंट्स और 116 सीरियस इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया। क्या ये सब वार्निंग के सिग्नल्स नहीं थे? बोइंग कंपनी भी सवालों के घेरे में है। 15 साल से बोइंग के इंजीनियर्स और क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट ने जर्नलिस्ट और रेगुलेटर्स का 787 ड्रीमलाइनर की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की है। द अमेरिकन प्रोस्पेक्ट ने रिपोर्ट किया कि कैसे इस प्लेन के डिजाइन में ही डिफॉल्ट है। लाइटवेट कंपोजिट फाइबर से बना इसका ढांचा आग लगने पर खतरनाक हो सकता है। विसल ब्लोवर्स का कहना है कि इसके पार्ट्स भी सस्ते और फॉल्टी हैं। इस पर काम करने वाले इंजीनियर्स का ये तक कहना है कि वो खुद इसमें कभी ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन अब तक तो एक भी 787 ड्रीमलाइनर क्रैश नहीं हुआ था। जॉन बार्नेट साउथ कैरोलिना में ड्रीमलाइनर के फाइनल असेंबली प्लांट में क्वालिटी मैनेजर थे। पिछले साल एक इंटरव्यू में उन्होंने ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को क्वेश्चन किया और कहा कि जस्ट वेट अ बिट। ऐसे प्लेन्स के डिफेक्ट्स 10-12 साल में सामने आते हैं। जब फैक्ट्री के वर्कर्स, इंजीनियर्स को पता था कि प्लेन में डिफेक्ट्स हैं, तो क्या उनके बॉसेस को नहीं पता होगा? फिर क्यों ये एयर इंडिया को बेचे गए? क्या गरीब देशों में रहने वाले लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती? डीजीसीए की हैंडबुक कहती है कि हर रनवे के दोनों किनारों पर 90 से 240 मीटर तक का रनवे एंड सेफ्टी एरिया होना जरूरी है। लेकिन डीजीसीए की ही एनुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की स्टडी से कुछ और ही पता चलता है। यही कि देश के कई एयरपोर्ट्स में रनवे एंड सेफ्टी एरिया और कई सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं किया गया है। अहमदाबाद का विमान हादसा डबल ट्रेजेडी ना होता अगर वहां एयरपोर्ट के साथ एक बफर जोन होता। 2018 में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुजरात सरकार से 29 एकड़ जमीन की मांग की थी। उनको अप्रूवल भी मिल गया था, पर जमीन कभी नहीं मिली। 2022 में धोलेरा को अहमदाबाद एयरपोर्ट का सोल्यूशन बताया गया, पर ना तो धोलेरा स्मार्ट सिटी बन पाया, ना ही वहां एयरपोर्ट नाम की कोई चीज प्रकट हुई है। यही हाल कई एयरपोर्ट्स का है। शिमला का रनवे सिर्फ 1189 मीटर लंबा है। भारतीय एयरपोर्ट्स के रनवे की एवरेज लंबाई 2400 से 3900 मीटर के बीच है, लेकिन कुल्लू मनाली, कालीकट और लक्षद्वीप जैसे एयरपोर्ट्स के रनवे काफी छोटे हैं। हरियाणा के हिसार में फ्लाइट्स शुरू भी हो गई हैं, लेकिन सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स दूर नहीं हुए हैं। अप्रैल में वहां एयरपोर्ट पर नीलगाय आ गई। बताया जा रहा है कि वहां एयरपोर्ट बनाने से पहले वाइल्ड लाइफ को कंसिडर नहीं किया गया। पटना एयरपोर्ट का रनवे एक तरफ रिहायशी इलाका, दूसरी तरफ रेलवे और तीसरी तरफ जू से घिरा हुआ है। यहाँ पायलट्स को लैंडिंग में कई दिक्कतों
मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। विजिबिलिटी पुअर रहती है, बर्ड स्ट्राइक का खतरा है, रेलवे लाइन के हाई टेंशन वायर्स हैं और एक क्लॉक टावर भी एयरपोर्ट के बहुत करीब है। इसी अप्रैल में किसी ने एक इंडिगो फ्लाइट पर लेजर बीम लाइट छोड़ दी थी। थैंकफुली पायलट की सावधानी के चलते कोई हादसा होने से बच गया। इवन दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर भी लगातार बर्ड हिट की समस्या बनी रहती है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में पता चला कि 2019 में टोटल एनिमल हिट टू फ्लाइट्स की संख्या 535 थी और अक्टूबर 2023 तक ये 1123 हो गई। सबसे ज्यादा अफेक्टेड एयरपोर्ट्स इनमें दिल्ली का ही है, 609 हिट्स, फिर मुंबई 295 हिट्स और फिर अहमदाबाद 266 हिट्स। ये सब जानने के बाद भी एयरपोर्ट्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में चूक होना हमारे प्रायोरिटीज पर बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ फ्लाइट्स के टिकट और एयरपोर्ट के चार्जेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी अप्रैल में दिल्ली से इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेने वाले यात्रियों को ज्यादा यूजर डेवलपमेंट फी देनी पड़ेगी। मुंबई एयरपोर्ट से आने जाने वालों को भी ज्यादा यूजर फी देनी पड़ेगी। जब हर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का पैसा यात्री ही दे रहे हैं तो उनकी ही सुरक्षा में चूक क्यों? 15 जून को केदारनाथ में 7 यात्रियों को ले जा रहा आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पिछले 1.5 महीने में उत्तराखंड में ऐसी 3 इमरजेंसी लैंडिंग्स हुई हैं और 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। हमारे देश में फिलहाल हेलीकॉप्टर यात्रा का मार्केट गर्म बताया जा रहा है। इसमें बहुत स्कोप है, नया फील्ड है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं एटसेट्रा। तभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आते ही सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स ने मिलकर मुनाफा कमाने के तरीके निकाल लिए हैं। उत्तराखंड में एयर ट्रैवल को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। यही संस्था प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की हेलीकॉप्टर से छोटी 4 धाम यात्रा करवाती है। केदारनाथ को जाने के लिए 15 मिनट के हेलीकॉप्टर राइड का राउंड ट्रिप पर 5 से 7 हजार खर्चा आता है। इसकी टिकट्स मिनटों में बिक जाती हैं। अब इस इलाके की प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानिए। जानकारों का कहना है कि इस रूट पर चलने वाले प्राइवेट हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स मुनाफे के चक्कर में जैसा भी मौसम हो उसमें रोज 40 से 50 राइड्स करते हैं। यहाँ कोई एटीसी या वेदर स्टेशन नहीं है। इस संकरी घाटी में पायलट सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर फ्लाइट उड़ाते हैं और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के टेंडर के रूल कहते हैं कि कोई दुर्घटना होने पर सारी जिम्मेदारी बस ऑपरेटर्स की है। यूसीएडीए को बस अपनी फीस चाहिए, टिकट प्राइस में भी हिस्सा प्लस जीएसटी, ऑपरेटर से लैंडिंग फी और कई तरह की पेनल्टीज और सुविधा नन। अरे आपको हेलीकॉप्टर चलाने का परमिशन मिला ना, इतना काफी नहीं है? अब आप लिटरली भगवान के भरोसे पे भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। ट्रेन, बस, सड़क दुर्घटना तो इतनी आम बात हो गई है कि अब इनकी बात ही नहीं होती। सबसे सेफ माना जाने वाला एविएशन सेक्टर में भी अब ऐसी दुर्घटनाएं होने लगेंगी तो आम आदमी कैसे सफर करेगा? स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, एनफोर्समेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और अपग्रेड अब भी नहीं हुआ तो कब होगा? एयर इंडिया और रीसेंट प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश के केस में आपने देख ही लिया कि प्राइवेट हो जाने से सारी समस्याओं का इलाज नहीं होता। कई सारे देशों के पास अपने खुद के नेशनल कैरियर्स हैं। अमीरात एयरवेज, कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा, सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज सभी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारी ही सरकार क्यों एक एयरलाइन को नहीं चला पा रही? हमारे यहाँ अब भी एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ना, क्या करते हैं वो? शायद वो एयरपोर्ट से आने जाने वाले वीआईपीज का स्वागत करते होंगे। इतने भयानक हादसे और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा अच्छा ना हो पर डिजास्टर फोटोग्राफी हमारी काफी अच्छी है। एएनआई के साथ एक रीसेंट पॉडकास्ट में खान सर ने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कहा कि ये जनरेशन, आज के लोग अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। हमारे सामने एक ठेकेदार घटिया मसाला डालकर नालियां बना देता है जिसके ढक्कन टूट जाते हैं, उसके खिलाफ भी हम आवाज नहीं उठा पाते। एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एकदम अवॉइडेबल हादसों में रोज लोग मरते हैं और हम सवाल नहीं उठाते। ये क्रैश कोई एक इकलौता फेलियर नहीं है, ये वार्निंग सिग्नल है कि अपने बचे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।